नमस्कार सभी को। मैं रामचंद्र, आप सभी लोगों का स्वागत है कॉस्मो एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस। बात करें SSC-MTS 2025 के लिए और अपने साथ चल रहा है क्या आरंभ बैच, जो शुरुआत के बाद अभी तक नहीं रुका है और ना आगे रुकेगा। लगातार क्लासें चलती रहेगी, ठीक है। केवल आपको प्रैक्टिस करनी है, कॉस्मो गेट पी पर आना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ इसकी जानकारी देनी है कि इस कॉस्मो एकेडमी पर SSC-MTS 2025 के लिए लगातार धड़ाधड़ धड़ल्ले से क्लासें चल रही है, ठीक है। आप खुद भी फायदा उठाओ, दोस्तों को भी बताओ, शेयर करो, दोस्तों को कमेंट करो। चलो बढ़ते हैं अगली क्लास में प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। जानदार शानदार होश और हवास के साथ, ठीक है। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। कुछ ज्यादा ही हो गया ठीक है, चलो देखे पहला क्वेश्चन। मेरा पहला क्वेश्चन आपका ये दे रखा है, स्तर जल में एक नाव की चाल क्या है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब नाव की चाल को अपन मान लेते हैं एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या है? 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और धारा की चाल क्या दे रखी है? 3 किलोमीटर पर आवर, यानी वाई मान लेते हैं तो 3 किलोमीटर पर आवर। पूछ रहा है कि धारा के अनुकूल, मतलब जिस तरफ धारा पानी का बहाव है। धारा क्या है यहाँ पे? धारा कोई नाम नहीं है, धारा है पानी का बहाव। मान लेते हैं ये कोई नदी है और नदी का पानी इस तरफ बह रहा है, मतलब बहाव इस तरफ है, तो यही धारा है। धारा के साथ धारा का मतलब ये पानी का बहाव धारा के अनुकूल 12 मिनट में कितनी दूरी तय की जा सकती है? मतलब धारा के साथ धारा की ओर, पानी के बहाव की ओर कितनी दूरी तय की जा सकती है, दूरी निकालनी है, ठीक है। समय क्या है? दूरी बराबर चाल इंटू समय। अब दोनों नाव भी जिधर धारा बह रही है उसी तरफ जा रही है, मतलब धारा यानी पानी का बहाव का एक्स्ट्रा चाल ले रहेगी। समझे आप? नहीं समझे? दोबारा बताता हूँ। मतलब जिस तरफ पानी का बहाव है उसी तरफ नाव भी जा रही है, तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी। कितनी है? 15 और 3 18। ये किस में है? किलोमीटर पर आवर में। और समय किस में है? मिनट में। चाल इंटू समय, तो क्या करना है? 60 का भाग दे दो हावर में बदलने के लिए, क्योंकि दूरी अपने को किस में चाहिए? किलोमीटर में चाहिए। तो यहाँ से हावर कट गया, बचा किलोमीटर ही बचा। 12 पंजे 60, तो दूरी किस क्या आई? 18/5। 18 में 5 का भाग दोगे तो 5 × 15, और कितना बच गया? 30 बच गया। 6 पंजे 30, तो 3.6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4। आई बात समझ में? समझे क्या आप? ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगर में आ गया हो तो चले कहाँ? अगले क्वेश्चन की ओर। और तो कहाँ जा सकते हैं? क्वेश्चन को पढ़ लिया करो, रिपीट कर लिया करो, आसानी रहेगी अपने लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन है, आप एक बार इसको पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। क्वेश्चन को पढ़ोगे तो अपने को पता चलेगा कि वास्तव में पूछना क्या चाह रहा है, इसलिए मैं यहाँ से आपके बोर्ड से दूर हट गया। अब देखो, एक फोल्डिंग बेड का अंकित मूल्य यानी MRP कितना है? ये दे रखा है 18,000 रुपये, ठीक है। अमन ने इसे 15% और 10% की 2 क्रमिक छूट के बाद खरीदा। मतलब अमन के लिए क्रम मूल्य क्या हो जाएगा इसका? अमन के लिए क्रम मूल्य क्या हो जाएगा? अमन 18,000 पर पहले तो क्या पा रहा है? 15% की छूट। 15% को क्या लिखेंगे? 15% को लिखेंगे 3/20। मतलब 20 पर 3 की छूट कितनी? इसका मूल्य कितना हो जाएगा? 17/20 गुणा। अब 10% की छूट, मतलब 2 क्रमागत छूट पा रहा है, तो एक छूट के बाद मूल्य कितना? 18,000 का 17/20। और एक अगली और छूट, वो कितनी है? 10% की। तो 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। मतलब 10 पे 1 की छूट कितनी? 9/10। तो अमन के लिए क्रम मूल्य ये हो गया। 18,000 रुपये उसका MRP अंकित मूल्य था। पहले 15% छूट के बाद मूल्य ये हो गया, और 10% छूट के बाद मूल्य ये हो गया। कैलकुलेट कर लो कितना हुआ। 2 जीरो, ये वाली जीरो से ये वाली गया, 2 से भाग दे दो, कितना आया? 180 में 2 का भाग दोगे तो 90। 90 को 17 से गुणा करेंगे, 17 गुणा 9 कितना? 153। तो 1530 गुणा 9 बचा, ठीक है। गुणा करो, जीरो और 9 × 27 का 7 हासिल 2। 15 गुणा 9, 15 नाम 135। 135 और 2 कितना होता है? 137।
तो अमन के लिए क्रम मूल्य कितना हो गया, एमआरपी 18,000 था, 2 छूट के बाद 15% और 10% की 2 छूट के बाद मूल्य कितना हो गया, 13,770 रुपए। ये अमन ने उसका क्रम मूल्य, अमन के लिए क्रम मूल्य ये हो गया। अब बोल रहा है कि उसमें परिवहन के लिए 830 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर दिए। टोटल अमन के लिए कॉस्ट लागत कितनी आ गई, 13,370 प्लस इसमें 830 रुपए और जोड़ दो, क्योंकि वो भी इसके लिए खर्चा ही है। 0 7 और 3 10 हासिल 1, 8 7 15 और 1 16 हासिल 1 13 और 1 14। तो 14,600 रुपए का बेड टोटल कॉस्ट, कुल लागत कितनी आ गई, टोटल बेड कितने का पड़ा, 14,600 का। ये अमन के लिए लागत हो गई बेड की 14,600। अब पूछ रहा है कि इसे 18,440 में बेच दिया तो लाभ ज्ञात करो, और वो भी किस में पूछ रहा है, रुपये में पूछ रहा है। 14,600 में लाया और 18,440 में बेच दिया तो कितने का लाभ हुआ, तो 18,440 में से आप घटा दो, कितना कितना घटाओगे आप, 14,600 घटा दो, 0 4 और 14 में से 6 गया तो 8, यहाँ कितना बचा 17, 17 में से 14 गए तो 3, 3,840 रुपए का क्या हो गया प्रॉफिट यानी लाभ। ये लो 3,840 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। आई बात समझ में, समझे आप, समझे क्या, एक बार देख लो, फिर से देख लो इसको, फिर से देख लो। बड़े नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 4 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 3,000 पर साधारण ब्याज क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन या साधारण ब्याज में ये क्वेश्चन एमटीएस 2024 में हर शिफ्ट में 2 से 3 बार आया हुआ है। आप जाना पेपर उठा के देखना, करना कुछ नहीं। आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, आप या तो इस फॉर्मूले में रखो, क्या रखोगे, प्रिंसिपल कितना है 3,000 गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% तो 6/100 गुणा टाइम कितना है 4, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 30 गुणा 6 चौका 24, 24 गुणा 30 कितना 720, ऑप्शन नंबर 4 है ना। अगर आपको पता है कि साधारण ब्याज ब्याज हो या ब्याज हो, साधारण क्या होता है कि प्रत्येक साल के लिए समान दर पर लगता रहता है, कि एक साल के लिए कितना लग रहा है 6% लग रहा है तो अगली साल भी 6% ही लगेगा, उससे अगली साल तीसरी साल यानी वो भी 6% लगेगा। पूछ कितनी साल के लिए, 4 साल के लिए, एक साल के लिए 6% तो 4 साल के लिए कितना हो गया 6 गुणा 4 24%, तो 3,000 का 24% ये से कर लो आप, 24% निकालोगे 3,000 का तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, वो भी 720। आंसर एक, सॉल्यूशन अनेक। ठीक है, उत्तर आप कैसे भी निकालो, बहुत सारे तरीके हैं आंसर निकालने के लिए। नेक्स्ट, एक गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई r², 4 है ये। ठीक है, दोनों संख्यात्मक रूप से समान है, इन दोनों को बराबर कर दो, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है इसलिए कर रहे हैं अपन, नहीं तो नहीं करते। 4/3 पाई आर क्यूब को 4 पाई r² के बराबर कर दो। अब यहाँ से जो भी करता है काट दो, 4 पाई 4 पाई से 4 पाई कट गया, या r² से 2 r कट गए, बचा क्या 1 r बचा, तो r/3 बराबर 1। तो यहाँ से त्रिज्या क्या आ गई, त्रिज्या आ गई 3, त्रिज्या कितनी आ गई 3 आ गई, 3 आ गई। पूछ क्या रहा है, तो इसके अर्धगोले का आयतन ज्ञात करो सेंटीमीटर क्यूब में, और पाई की वैल्यू अपने को क्या लेनी है 3.14। ठीक है, अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, पूरे गोले का आयतन 4/3, तो अर्धगोले का निकालना है तो 4/3 का आधा कर दो 2/3, 2/3 पाई r³ तो 2/3 लिखो, पाई की वैल्यू 3.14 लिखो, इनटू त्रिज्या कितनी है 3, तो 3 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 27, 27 3 से कट रहा है कितनी बार 9 बार, 9 गुणा 2 18, इसको गुणा किससे करना है
3.14 से करो। 18 चौक 72, 72 का 2 हासिल कितनी 7, 18 एकम 18 और 7 कितना होता है 25, हासिल कितनी 2, 18 तिया 54 और 2 कितना होता है 56, और 2 डिजिट छोड़ के दशमलव है तो 2 डिजिट छोड़ के दशमलव लगा दो, कितना आया 56.52 सेंटीमीटर क्यूब। आया कि नहीं आया? आया ना। तो कौन सा ऑप्शन आया आप बताओ? ये ला ऑप्शन नंबर ये ला ऑप्शन नंबर ये रहा आपके सामने बोर्ड पर है ना, टिक तो लगाओ आप, क्लिक तो करो। बड़े चले आगे, अगले को ये समझ में आया ना? बोल रहा है वैसा वैसा करते चले गए, वैसा वैसा करते चले गए, आंसर अपना आ गया 56.52 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये लो नेक्स्ट। यदि ए प्लस बी, यदि इफ ए प्लस बी का 4%, ए प्लस बी का 4%, परसेंटेज हटाओ या रख लो आपकी मर्जी, ए माइनस बी के 28%, ए माइनस बी के 28% के बराबर है, 28% तो दोनों को बराबर कर दो, ए अनुपात भी निकालना है। ठीक है, तो परसेंटेज से परसेंटेज गया, गया ना। यहाँ क्या बचा ए प्लस बी, और ए माइनस बी को नीचे ले आओ। ठीक है, 4 से कट रहा है कितनी बार 7 बार, तो यहाँ क्या बचा 7/1। ठीक है, अब क्या करो वज्र गुणा कर दो। हालांकि इसका तरीका होता है आप डायरेक्ट 14/2 यानी 7 लिख सकते हो, लेकिन देखो इधर देख लो आप, ए प्लस बी सीधा निकालेंगे तो सीधा भी निकाल सकता हूं मैं, ए बटा बी सीधा कैसे निकालेंगे? अगर ए प्लस बी बटे ए माइनस बी दे रखा है, सीधा कैसे निकालेंगे? तो ये भी प्लस करो, 7 + 1, और 7 में से 1 कम कर दो, तो 7 × 1 8 है, और 7 में से 1 गया तो कितना 6, 2 से कट रहा है 4/3। कौन सा ऑप्शन है 4/3? ये रहा ऑप्शन नंबर 4। ऐसा भी कर सकते हैं। अगर ये समझ में नहीं आया कैसे करेंगे, ये एलजेब्रा में सीखते हैं अपन। ये समझ में नहीं आया तो इधर देख लो, वज्र गुणा कर दो, एक को इधर से गुणा करो, ए प्लस बी बराबर 7, ए माइनस 7 बी। ठीक है, ए को उधर ले जाता हूँ, बी को इधर ले आता हूँ, तो 8 बी बराबर 6a। तो यहाँ से ए बटा बी निकालो, ए बटा बी निकालोगे तो ए की वैल्यू कितनी 8 और बी की वैल्यू 6, 2 से कट रहा है 4/3। अगर पता है आपको तो आप निकालो ना, करो तो सही। आप नहीं पता है तो आप वैसे कर लो, 2 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड और सही करोगे तो सही आंसर तो लाओगे। नेक्स्ट, फिर से वही क्वेश्चन साधारण ब्याज का, बहुत पूछा हुआ है। ठीक है, भर भर के पूछा हुआ है, ऐसे बोलते हैं ना उड़ेल दिया, तो उड़ेल ही दिया। 5 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 2500 की राशि पर क्या निकालना है साधारण ब्याज? तो राशि अमाउंट क्या है, मूल धन क्या है 2500। 1 वर्ष के लिए 4% तो 5 वर्ष के लिए 20%, 2500 का 20% निकालना है, कितना होता है 500। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4, 500 रुपये RS। 10% देखो, 10% कितना 250, तो 20% निकालना है, 250 को 2 से गुणा कर दो, कितना आएगा 500। 500 रुपये, या आप बोल सकते हैं रुपल्ली, जो भी आपको अच्छा लगे, उचित लगे, जो भी आप बोलना चाहो। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने, कोई व्यक्ति है, कौन? एक व्यक्ति का नाम क्या है? एक व्यक्ति ने एक बैंक से 2500 जमा किए। बैंक में कितने राशि जमा की? 2500 रुपए की, जो उसे 8% की दर से साधारण ब्याज देता है। ठीक है, 25 अमाउंट क्या है 2500, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ये भाई साहब 8% साधारण ब्याज देता है। यदि उसने पहले वर्ष के अंत में, मतलब पहले वर्ष के अंत में 1000 रुपए की राशि निकाल ली, तो 4 वर्ष बाद उसका बैलेंस टोटल अमाउंट क्या रहेगा, ये पूछ रहा है। तो 1 साल के लिए के बाद का टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, ये निकाल लो। ठीक है, 8% के हिसाब से इस पर ब्याज कितना हो गया 200 का, मतलब राशि कितनी है 2500, और ब्याज 1 साल में कितना हो जाएगा? ब्याज की दर 8% है, अमाउंट यानी मूलधन कितना है 2500, तो 1 साल में ब्याज कितना हो जाएगा 200 रुपए का। तो टोटल अमाउंट 1 साल के बाद कितना हो गया
एक साल के अंत में या एक साल के बाद कितना हो गया? 2500 और 200 2700। ठीक है, अब बोल रहा है कि पहले वर्ष के अंत में कितना ब्याज, कितना अमाउंट हो गया, टोटल ब्याज मिला के 2700 रुपये हो गए। अब बोल रहा है कि 1000 निकाल लिया, 1000 निकालने के बाद बचा कितना? 1700। 2700 हो गए थे, 1000 निकाल लिया, बचा कितना? 1700। अब 4 वर्ष के बाद उसका बैलेंस क्या रहेगा? मतलब मूलधन अब कितना हो गया? 1700। और अब निकालना कितने साल के लिए? 3 साल के। ब्याज की दर वही रहने वाली है क्या? 8%। तो मूलधन 1700 है और 8% के हिसाब से 3 साल का ब्याज निकाल लो, तो 8 या 24%। तो 1700 का 24% निकालेंगे तो कितना आएगा? देखो यहाँ कंफ्यूज मत हो ना, एक बार इसको मिटा के वापस लिख देता हूँ कि एक साल के अंत में कितना बचा? 1700। ठीक है, ये 1700 बच गया। अब एक साल खत्म हो गया, 4 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 3 वर्ष का निकालेंगे, क्योंकि एक साल के बाद का अमाउंट तो अपने को पता हो गया। 3 साल के बाद और निकाल लेते हैं, इसका 3 साल पर निकाल लेते हैं। तो 1700 का 8% के हिसाब से 3 साल के लिए कितना हो गया? 24%। ठीक है, कितना आएगा? 17 चौक 68 हासिल 6, 17 दूना 34 और 6 कितना हो गया? 40। तो ब्याज कितना हो गया 3 साल के लिए? 408। 1700 रुपए का 3 साल के लिए ब्याज कितना हो गया? 408 रुपए। पूछ रहा है टोटल बैलेंस, उसका बैलेंस क्या रहेगा? मतलब मूलधन मिला के कितना रहेगा? धनराशि है 1700, ब्याज है 408, तो 1700 में ब्याज जोड़ दो 3 साल का, कितना है? 8 जीरो और 17 4 21, 2108 रुपए। 2108 रुपए। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4, 2108 रुपए। देखो फिर से रिपीट कर देता हूं, मूलधन 2500 था, ये बोल रहा है कि एक साल के अंत में 1000 रुपये निकाल लेता है। एक साल का ब्याज कितना हुआ 2500 की राशि पर? 200 रुपये। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 2500 तो मूलधन था और 200 ब्याज था, टोटल मिला के कितना हो गया? 2700 रुपये हो गया ना। 2700 में से 1000 रुपये वर्ष के अंत में निकाल लिया, तो बचा कितना? 1700 रुपये। अब पूछ ये रहा है कि 4 वर्ष बाद, टोटल मिला के 4 साल बाद, तो एक साल का तो कैलकुलेशन अपन ने कर लिया कि एक साल के अंत में कितना रह गया? 1700 रुपये। अब 1700 का 3 साल का ब्याज निकाल लो, कितना आएगा? 408। टोटल बैलेंस पूछ रहा है कि टोटल उसका मूलधन मिला के ब्याज मिला के कितना रह जाएगा। तो 1700 यानी मूलधन में ब्याज जोड़ दो, कितना बचेगा? 2108 रुपये। तो वही 2108 आपके ऑप्शन नंबर 4 में है ना? है ना? देखो 2108 वो 2108। आई बात समझ में? ऐसे नहीं पूछ रहा कि इस एक साल के बाद, नहीं, टोटल मिला के 4 साल बाद, पहले वर्ष के अंत में। देखो यहाँ जिक्र कर रखा है कि पहले वर्ष के अंतर में ये अपन ने कर ली, राशि निकाली 1000 की, तो टोटल 4 साल बाद। ठीक है, कितनी राशि अमाउंट उसके अकाउंट में बैलेंस बचेगा वो पूछ रहा है, कितना बचेगा? 2108 रुपये। बड़े आगे की और अगला क्वेश्चन ये रहा, एक दुकानदार बिक्री पर 15% का लाभ कमाता है, कि कुछ सामान बेचता है तो 15% का लाभ होता है। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस क्या है? 100x है। अब इस चीज को बेच रहा है तो 15% का लाभ होता है, मतलब 115 में। अब क्या बोल रहे हैं? यदि वह इसे 18 रुपए अधिक में बेचे, मतलब केवल 18 रुपए, RS 18 रुपए अधिक में बेचे, तो कितने का लाभ हो? 18% का, मतलब 18x में बिकेगी। मतलब 100x की वैल्यू 15% लाभ पर, 15% लाभ कितना हुआ? 15x। तो कितने में बिक रही है? 115x में। और अगर 18 रुपए अधिक में बेचता है तो 18% का लाभ होता है, मतलब 18x का। तो 18x लाभ के बाद कितने की हो जाएगी? 118x की। यहां पर डिफरेंस कितने का है? 3x का। और यहां पर 18 रुपए का, तो 3x की वैल्यू कितनी है? 18। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। निकालना क्या है? वस्तु का क्रम मूल्य, इसको 6 से गुणा कर दो। 100 गुणा x है ना, तो 100 गुणा x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो कितना आ गया? 600 रुपए। ऑप्शन नंबर 2। अब इसका ये तो है समझने का बेसिक सा तरीका। अब देखना इधर, पहले 15% का लाभ हो रहा है और फिर हो रहा है 18% का लाभ। क्यों 18% का लाभ? किस वजह से हुआ? कि अपन ने 18 रुपए अधिक में बेच दिया, उस 18 रुपए अधिक बेचने के कारण 3% का फर्क पड़ गया।
मतलब 3% की वैल्यू किसके बराबर है? 18 के बराबर। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 6 के बराबर। 100% की निकालनी है तो 100 से गुणा कर दो। तो 6 गुणा 100 कितना? 600 रुपये। ये आपका क्रम मूल्य आ गया। ये आपका क्रम मूल्य आ गया। वही आपके यहाँ एक सॉल्यूशन नहीं, आपके सामने दो दो सॉल्यूशन बता रहा हूँ, वो भी इजी। इसमें आपको लगा कुछ कि ऐसा डिफिकल्ट सा या ऐसा उलझ सुलझ सा बता दिया हो, उलझा हुआ बता दिया हो? नहीं है ना सारे। ये भी देख लो कि आसान तरीका। आप ऐसे भी डायरेक्ट देख सोच सकते हो बिना पेन उठाए कि कितना। देखो 3% बढ़ा किसकी वजह से? 18 रुपए की वजह से। तो 1% 6 का, 100% 6 गुणा 100 कितना? 600। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? एक ग्राफ दिया हुआ है, इसका अध्ययन करना है। दिए गए ग्राफ का अध्ययन कीजिए इसके बाद, और अध्ययन करने के बाद पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। ग्राफ 4 कंपनियां ABCD द्वारा की जाने वाली 3 उत्पाद, कौन से 3 उत्पाद है? PQR की बिक्री को दर्शाता है। पहले तो क्या करना है भाई साहब, इसको ध्यानपूर्वक देखना है, इसका अध्ययन करना है, और अध्ययन करने के बाद जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे उसका सॉल्यूशन, उसका आंसर अपने को बताना है। अपन ने अध्ययन कर लिया, अपन ने देख लिया कि 3 उत्पाद है, कौन से? PQR, और 4 अलग अलग कंपनियां ABCD, इनके द्वारा, चारों अलग अलग कंपनियों के द्वारा 3 उत्पाद बनाए गए हैं, उनकी बिक्री दर्शा रखी है। पूछ क्या रहा है? आर की कुल बिक्री। आर क्या है? ये वाला। इसकी कुल बिक्री कितनी होगी? आर की टोटल बिक्री कितनी होगी? देखना, कंपनी ए से शुरुआत करो 9, बी में आओ 8, सी में भी 8 और डी में भी 8। तो कितना हो गया? 8 या 24 और 9 33। अब पी की कुल बिक्री, तो पी पर आ जाओ। पी कहाँ है? ये वाला। ए से स्टार्ट कर दो 8, फिर 5 दिख तो रहा है आपको, फिर यहाँ पे है 6, फिर यहाँ पे है 7। तो कितना हो गया? 8 5 13, 13 और 6 19 और 7 26। आर की कुल बिक्री 33 आ गई, पी की कुल बिक्री 26 आ गई। तो आर की कुल बिक्री पी की कुल बिक्री से कितने % अधिक है, ये निकालना है। पी की कुल बिक्री से कितनी अधिक है? ये आ गई भाई साहब 7। किससे? पी से। 26 गुणा 100, 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। ये कितना है? 2 से कटने के बाद 350 और ये 13। 350 में 13 का भाग दे दो, तो 13 दूना 26। कितना बच गया? 9 90 90 बच गया ना। तेरह तेरह 5 65, 13 6 78, तो 26। 78 कितना बच गया? 12 बच गया। 10 लगा दो, 1 जीरो आ गई। कितना? 120। 13 नाम 117, तो 26.9%। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3, 26.9। अपन ने कुछ नहीं करा, 350 में 13 का भाग दे दो। आप भी दे सकते हो, मैं भी दे सकता हूं। मैंने दिया है, कितना आया? 26.9। और आपके कितना आ रहा है कमेंट में बता देना। अगर 26.9 से समथिंग कुछ ज्यादा भी आ रहा है तो वो भी लिख देना। नेक्स्ट चले आगे की ओर। चलो यहां तक ही थे क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन थे, सारे आए हुए क्वेश्चन है। आपको कैसा लगा सॉल्यूशन? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? वो सारी चीजें जो भी A to Z बातें हो, अगर आपके दिमाग में आ रही हो, नहीं आ रही हो, जो नहीं आ रही है वो भी कमेंट में लिख देना। आ रही है वो बात अलग है, नहीं आ रही है ना, तो वो भी कमेंट में लिख देना, बताना मेरे को। ठीक है, रखते हैं आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी को, और अपनी तैयारी मजबूत बनाते रहिए। ज्यादा समय नहीं है आपके पास, समय कम है, इसलिए हम भी लगातार लगे हुए हैं आपके सामने। रोजाना क्लास आ रही है, किसी दिन मिस हो तो बताना। ठीक है, धन्यवाद सभी को। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे कल।